हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग 12th मैथमेटिक्स में ऑब्व्यू से प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 17 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 16 तक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और आज उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, अर्थात प्रश्न संख्या 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 16 तक हो चुका था, प्रश्न संख्या 17 दिया गया है कि यहां से प्रश्न संख्या 17 में 17 है, यदि a बराबर 3 - 2 4 - 2 और I बराबर 1 0 0 1 1 0 0 1, तो k का मान ज्ञात कीजिए। a दिया गया है, I दिया गया है, k ज्ञात करना है तथा प्रश्न से दिया गया है कि a² इक्वल ka - 2i, a² इक्वल ka - 2i। ध्यान देंगे, प्रश्न है एक अवयव a दिया गया है, a में अवयव हैं 3 - 2 4 - 2। एक अवयव i है, i के अवयव हैं 1 0 0 1, तो a² इक्वल ka - 2i। यहां से k का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं, चूंकि यहां पर a² है तो a² को a इंटू a लिखा जा सकता है। a इंटू a इक्वल ka - 2i, a इंटू a, तो अवयव a में 3 - 2 4 - 2, फिर से अवयव a है 3 - 2 4 - 2 इक्वल k, अवयव a है 3 - 2 4 - 2 -2 i 1 0 0 1। इसे हम लोग हल करेंगे तो यहां देख सकते हैं आप, अवयव का अवयव से गुना करना होगा हमें। तो अवयव का अवयव से गुना करेंगे, यह पहली पंक्ति है, यह पहला स्तंभ है, तो पहले पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करेंगे तो 3 का 3 से गुना होगा 9, -2 का 4 से गुना होगा -8। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुना करेंगे, 3 का -2 से -6, -2 का -2 से +4। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुना हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुना करेंगे तो 4 का 3 से होगा 12, -2 का 4 से -8, फिर 4 का -2 से -8, -2 का -2 से +4। इधर देखेंगे, अवयव से पहले एक संख्या k है तो k का गुना करेंगे अवयव में, ये होगा 3k - 2k 4k और -2k। यहां -2 का गुना करेंगे तो 2 का 1 से 2, 2 का 0 से 0, 2 का 0 से 0 और 2 का 1 से 2। अब यहां आप देख सकते हैं कि 9 से 8 यदि घटाया जाए तो 1 होगा, -6 और +4 -2, 12 - 8, 12 में से 8 घटाएंगे 4, -8 +4, ये हो जाएगा -4 बराबर यहां से 3k - 2, 3k - 2 -2k -0, तो ये होगा -2k। 4k में से 0 घटाएंगे 4k और -2k -2। तो यहां पर लेफ्ट साइड में भी एक अवयव है, राइट साइड में भी एक अवयव है। चूंकि यह अवयव भी 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, तो हम यहां पर अवयवों के समानता का नियम लगाएंगे, अर्थात अवयवों को बराबर करेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं
कि पहला अवयव है 1, इसमें है इसका 1 का संगत अवयव 3k माइनस 2। तो हम लिखेंगे कि 1 बराबर 3k माइनस 2। ये माइनस का 2 है, अगर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 2 इक्वल 3k। 1 और 2 मिलकर के 3 इक्वल 3k, या k इक्वल 3/3 अर्थात k इक्वल 1। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा k इक्वल 1। दिया गया था a और i, ज्ञात करना था k का मान आ गया 1। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 बोर्ड पर लिखते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 में है कि a बराबर दिया गया है a बराबर 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। अवयव a दिया गया है a इक्वल 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। i जो दिया गया है कोटि 2 का तत्समक अवयव है, अतः i इक्वल 1 0 0 1। i इक्वल 1 0 0 1 सिद्ध करना है कि i प्लस a इक्वल i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये आपको ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। i प्लस a इक्वल i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो एक बार हम लोग LHS हल करेंगे, एक बार RHS हल करेंगे, और LHS RHS दोनों के मान आपस में बराबर आने चाहिए। तो हमने मान लिया tan अल्फा बाई 2 इक्वल t। tan अल्फा बाई 2 को t मान लिया गया, अतः tan अल्फा बाई 2 को यदि t माने तो cos अल्फा और sin अल्फा को भी t के पद में लिखना होगा। तो sin अल्फा बराबर होता है sin अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बाई 2। sin अल्फा का सूत्र याद रखिएगा, sin अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और cos अल्फा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर से समझेंगे, a दिया गया है अवयव, i दिया गया है, सिद्ध करना है कि i प्लस a इक्वल i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम लोग हल करने के लिए मान लिए हैं कि tan अल्फा बाई 2 इक्वल t। साइन अल्फा बराबर सूत्र होता है 2 tan अल्फा बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2, और tan अल्फा बाई 2 के लिए t 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसे लिखेंगे cos अल्फा को 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए हम लोग LHS करेंगे। पहले हम LHS हल करते हैं। तो LHS दिया गया है i प्लस a, i का मान आप देख सकते हैं 1 0 0 1 प्लस a के लिए 0, फिर tan अल्फा बाई 2, और tan अल्फा बाई 2 का मान कितना रखना है t। तो 0 माइनस टी, जो कि माइनस में तो माइनस टी, फिर tan अल्फा बाई 2 के लिए t और 0।
तो ये होगा, इसे हल करने पर एक में जीरो जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका पढ़ाया गया आपको। एक में जीरो जोड़ेंगे, एक होगा, जीरो माइनस टी होगा, जीरो प्लस टी, ये टी होगा, और 1 प्लस जीरो, ये हो गया 1। तो LHS हल करने पर कितना आया है, 1 माइनस टी प्लस टी और 1। अब हम लोग हल करेंगे RHS। RHS में दिया गया है i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए RHS हल कर ले रहे हैं। LHS हो गया, LHS का मान याद रखेंगे 1 माइनस टी, टी 1। RHS अब हल करेंगे तो RHS में है कि i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो i माइनस ए का मान निकालेंगे, i माइनस ए। तो i माइनस ए के लिए आप समझ सकते हैं, देखिए i माइनस ए अगर करें तो i का मान है 1001 माइनस a का मान कितना था 0 माइनस टी 0। तो 1 में से 0 घटाइएगा 1, 0 में से माइनस टी घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस टी, 0 में से टी घटाएंगे माइनस टी, और 1 में से 0 घटाएंगे 1। तो ये हो गया 1 टी माइनस टी 1, किसका मान i माइनस ए के लिए। फिर यहां पर कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा के लिए दिया गया है कितना 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का मान रख लेंगे, पहले लिखा गया था साइन अल्फा का मान, तो 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर साइन अल्फा के लिए 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस अल्फा के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए इनका अब हम गुणा करेंगे, इनका गुणा किया जाएगा। तो गुणा करने पर तरीका पढ़ाया गया गुणा करने का, संगत अवयव को संगत से करते हैं। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर टी का यहां करेंगे तो प्लस 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, 1 का गुणा इसमें किया हमने तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। टी का यहां गुणा किए तो 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 का यहां गुणा करें तो माइनस 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, और t का गुणा इसमें करें तो t का 1 से गुणा करने पर t, और t का माइनस टी स्क्वायर से करने पर माइनस टी क्यूब बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, माइनस टी का तो माइनस टी, और माइनस टी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस टी क्यूब बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 का यहां करेंगे प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर हम दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो माइनस टी का माइनस 2t से प्लस 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 का यहां कर देंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे। हल करने पर आप देख सकते हैं यहां पर इसका भी हर 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसका भी हर 1 प्लस टी स्क्वायर है।
तो चूंकि दोनों के हर बराबर है तो अंश सीधा सीधा जुट जाएंगे, अर्थात 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, इसे जोड़ेंगे अगर, यहां भी दोनों के हर बराबर है, अंश सीधा सीधा जुटेंगे तो माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब, यहां जोड़ेंगे तो माइनस टी प्लस टी क्यूब माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसे करेंगे तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर और 2t स्क्वायर मिल करके प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां से माइनस 2t और प्लस टी मिल करके माइनस टी क्यूब बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां से माइनस टी और 2t मिल करके t प्लस टी क्यूब बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, और 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर घटा देंगे तो 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर, यहां आप देख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 प्लस टी स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आएगा, अंश में से माइनस टी कॉमन लेते हैं, माइनस टी कॉमन अगर लिया जाए तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस होगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां से फिर टी कॉमन लेंगे, अगर यहां पर टी कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 प्लस टी स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आ गया, बराबर 1, यहां पर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर भाग देंगे तो माइनस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 प्लस टी स्क्वायर से भाग करेंगे टी और 1, तो ये आ गया RHS। अभी इससे पहले आप LHS हल किए थे, LHS का मान यही आया था 1 माइनस टी 1, और RHS भी यही आ गया, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 हुआ, 18 हुआ, अब हम लोग 19 कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 19 में दिया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 19 में है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसमें 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्ड निवेशित करना है। व्यापार संघ के बाद पास कोष कितना है 30,000 रुपए का, और इसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक का ब्याज प्राप्त होता है। मान लिया प्रथम बॉन्ड पर निवेश राशि बराबर X रुपए, इसलिए दूसरे बॉन्ड पर निवेशित राशि कितनी होगी, तो चूंकि कुल राशि है 30,000,
30,000 में से पहला पर x है तो दूसरा पर कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस x रुपए हो जाएगा। पहला पर x है तो दूसरे पर कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस x होगा। कुल 30,000 रुपए थे, पहले पर x हुआ, दूसरे पर 30,000 माइनस x रुपए हो जाएगा। यदि इसे हम लोग एक ऑब्लिव a से डिनोट करें तो a बराबर होगा x और 30,000 माइनस x। a बराबर x और 30,000 माइनस x। फिर दिया गया है कि जो ब्याज अर्जित हो रहा है, तो अगर ब्याज को हम लोग ऑब्लिव b से डिनोट करें, अर्जित ब्याज को ऑब्लिव b से डिनोट करें तो b बराबर, देखिए ब्याज कितना दिया गया है कि 5% और 7%। प्रथम बॉन्ड पर 5%, 5% यानी 5/100। दूसरे बॉन्ड पर 7% है अर्थात 7/100। तो ये हो गया निवेशित राशि और ये हो गया ब्याज। अब कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ कितना होगा, तो कुल लाभ बराबर AB अर्थात ऑब्लिव A जो है x और 30,000 माइनस x, इसका गुणा करना होगा ऑब्लिव B से अर्थात 5/100 और 7/100 से। अगर हम लोग गुणा करें तो पाएंगे कि AB बराबर, देखिए इसमें एक पंक्ति है और एक स्तंभ है। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना होता है, x को 5/100 से गुणा करेंगे तो 5x बटा में 100, 5x बटा में 100 प्लस यहां अगर 30,000 माइनस x को 7/100 से गुणा करें तो 7 30,000 माइनस x बटा में 100 अर्थात AB बराबर कितना आ जाएगा, तो AB बराबर 5x प्लस 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21 और 4 0, 3 4, 7 का माइनस x से गुणा करेंगे माइनस 7x बटा में 100 अर्थात AB बराबर 5x और माइनस 7x मिलकर के माइनस 2x प्लस 2,10,000 अर्थात 21 और 4 0 बटा में 100। ये आ गया कुल लाभ। अब फिर इसमें दो प्रश्न दिए जा रहे हैं। नंबर ए है कि यदि कुल लाभ 1,800 रुपए हो, कुल लाभ कितना होना चाहिए 1,800, तब प्रथम बांड और द्वितीय बांड कितना होगा। तो यदि कुल लाभ 1,800 रुपए है तो 1,800 रुपए है तो यहां पर ये लाभ निकालें हम लोग तो इसे 1,800 के बराबर कर देंगे, बटा में 100 बराबर 1,800। क्योंकि हम लोग ये जो मान ज्ञात किए हैं ये कुल लाभ है और लाभ यहां पर दे रहा है कितना 1,800 है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे माइनस 2x इक्वल 2140 इक्वल, देखिए ये 1,800 है, 1,800 को गुणा कर देंगे 100 से तो 2 0 था, 2 0 और बढ़ जाएंगे, माइनस 2x इक्वल माइनस, देखिए 2,10,000 ये है, प्लस चिन्ह के साथ है, साइड चेंज करेगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, साइड चेंज करेगा माइनस चिन्ह होगा, तो माइनस 2x इक्वल अगर हम लोग 1,80,000 माइनस 2,10,000 करेंगे तो आएगा माइनस का 30,000, तब x बराबर माइनस 30,000 बटा में ये माइनस 2 का गुणा है, साइड चेंज करेगा माइनस 2, तो x बराबर कितना आ गया 15,000। आपको बताना था प्रथम बॉन्ड पर निवेश और दूसरे बॉन्ड पर निवेश, तो x का मान आ गया 15,000, अतः पहले बॉन्ड पर निवेश बराबर पहले बॉन्ड पर निवेश, और इसको हम लोग क्या माने x का मान आ गया है तो 15,000 रुपए, और दूसरे बॉन्ड पर जो निवेश है
दूसरे बॉन्ड पर जो निवेश है यह कितना है 30,000 माइनस एक्स, अर्थात 30,000 माइनस एक्स का मान कितना आया 15,000। तो 30,000 माइनस 15,000 बराबर 15,000 रुपए। यानी कि अगर कुल लाभ 1800 प्राप्त होगा तो पहले बॉन्ड पर 15,000 और दूसरे बॉन्ड पर भी 15,000 रुपए निवेश करने होंगे। इसी में एक क्वेश्चन नंबर बी है कि यदि कुल लाभ 2,000 रुपए है, यदि कुल लाभ 2,000 रुपए हो तब प्रथम बॉन्ड और द्वितीय बॉन्ड की राशि बताएं। इसको भी हम लोग हल करेंगे, ध्यान देना होगा। नंबर बी हल कर लेते हैं। नंबर बी, यदि कुल लाभ 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए है तो 2,000 रुपए यदि कुल लाभ है तो यहां पर ए बी का मान आपका प्राप्त हुआ है। तो माइनस 2x प्लस 2140 12340 है अपॉन 100 इक्वल 2,000, या माइनस 2x प्लस 2,10,000 इक्वल 100 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 जीरो पहले से थे, 2 जीरो और लग जाएंगे, या माइनस 2x इक्वल यहां पर 2 1 2 3 4 5 जीरो 2 3 4 5 जीरो, ये प्लस चिन्ह के साथ है, साइड चेंज करेगा तो माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा। माइनस 2x इक्वल माइनस 10,000, अगर घटाया जाए तो माइनस 10,000 आएगा। तो x बराबर माइनस का 10,000 बटा में माइनस 2, अर्थात x का मान आ गया 5,000। तो पहले बॉन्ड पर निवेश की गई राशि क्या होगी 5,000 होगी। पहले बॉन्ड की राशि कितनी हो गई 5,000, और दूसरे बॉन्ड की राशि क्या होगी, दूसरे बॉन्ड की राशि बराबर 30,000 माइनस एक्स था, दूसरे बॉन्ड पर 30,000 माइनस एक्स, अर्थात 30,000 माइनस 5,000 यानी कि 25,000 रुपए होगा। तो पहले बॉन्ड पर 5,000, दूसरे बॉन्ड पर 25,000 आया। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 20 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 20, पहले इसको इरेज कर लिया जाए। प्रश्न संख्या 20 में जी, प्रश्न संख्या 20 है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक है। तो आप बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितने धन राशि प्राप्त होगी। ध्यान देंगे, यहां पर हमने मान लिया कि पुस्तकों की संख्या को एक आव्यूह ए से लिखा गया है। पुस्तकों की संख्या को आव्यूह ए से लिख रहे हैं। कितनी पुस्तकें हैं तो दिया गया है प्रश्न में कि 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की 10 दर्जन। चूंकि एक दर्जन में 12 पुस्तकें होती हैं तो 10 दर्जन में 10 गुणे 12 होंगे। फिर दिया जा रहा है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की, अर्थात 8 गुणे 12, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की 8 गुणे 12, और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, अर्थात 10 गुणे 12। तो ए बराबर हो गया 120, 12 का 8 से गुना 96 और 10 का 12 से 120। ए बराबर 120, 96, 120। फिर यहां पर ये पुस्तकों की संख्या है ए, और मूल्य जो है, यदि मूल्य को हम आव्यूह बी से डिनोट करें तो बी बराबर मूल्य दिया जा रहा है
पुस्तकों का मूल्य, रसायन विज्ञान की पुस्तक का मूल्य है 80 रुपए, भौतिक विज्ञान की पुस्तक का मूल्य है 60 रुपए और अर्थशास्त्र की पुस्तक का मूल्य है 40 रुपए। तो ए क्या है, पुस्तकों की संख्या को आव्यूह में लिखा गया है। बी, पुस्तकों के मूल्य को आव्यूह में लिखा गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है अगर इन पुस्तकों को बेच दिया जाए तो बिक्री करने पर कुल कितने पैसे मिलेंगे। अगर इसको विक्रय कर दिया जाए तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और कुल विक्रय मूल्य होगा ए बी, अर्थात ए का गुना बी से करने पर जो आएगा वही विक्रय मूल्य होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए है 120, 96, 120 और बी में है 80, 60, 40, 80, 60, 40। इन आव्यूहों का हम गुना कर लेंगे तो जो मान आएगा वही विक्रय मूल्य होगा। 120 का गुना 80 से करेंगे तो 9600, 96 का गुना 60 से करेंगे तो प्लस 0, 6 का 6 36, 3 और 54 3 57 प्लस 120 का 40 से गुना करेंगे तो 4800, यानी कि 120 का 80 से किया गया गुना कितना आ गया 9600। 96 का 60 से किया गया तो 96 का 60 से करने पर 5760 और 120 का 40 से करने पर 4800। इनको जोड़ लेंगे तो 0 0 0 ये हो गया 0 0 6 0 6 8 और 7 15 15 6 21 21 को लिए 1 बचेगा 2 5 4 9 9 9 18 18 2 20 अर्थात 20,160 रुपए। कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ 20,160 रुपए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 21 और प्रश्न संख्या 22, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इनको भी देख लिया जाए। ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के लिए कुछ दिया गया है कि कुछ आव्यूह हैं। आव्यूह दिए गए हैं कौन कौन से, तो एक आव्यूह x दिया गया है, एक आव्यूह x दिया गया है जिसकी कोटि जो है 2/n है, 2/n है। एक आव्यूह y दिया गया है, इसकी कोटि 3/k है। एक आव्यूह z दिया गया है, इसकी कोटि 2/p है। एक आव्यूह w दिया गया है और इसकी कोटि wn/3 है तथा एक आव्यूह p है और इसकी कोटि दी गई है p/k। ठीक है, तो यहां पर कुछ आव्यूह दिए गए हैं x, y, z, w और p। x के लिए 2/n, y के लिए 3/k, z के लिए 2/p, w के लिए n/3 और p के लिए p/k। यहां पर देखिए पहला प्रश्न जो है अर्थात 21, क्वेश्चन नंबर 21, ये यहां पर दिया जा रहा है कि py प्लस wy को परिभाषित होने के लिए कौन सा विकल्प सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं तो py प्लस wy, जो p है यहां पर हम हल करके देखेंगे। p का ऑर्डर क्या है, तो p के लिए ऑर्डर है p/k, y के लिए ऑर्डर है 3/k प्लस w के लिए ऑर्डर है n/3 और y के लिए ऑर्डर है 3/k। यहां पर p और y का गुणा करना है। गुणा करने के लिए आपको पढ़ाया गया है कि दो आव्यूहों का सदिश गुणा तभी पॉसिबल है जब पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या परस्पर बराबर हो। अर्थात अगर इन दोनों के मान बराबर हो जाएं तो गुणा पॉसिबल है, अन्यथा गुणा संभव नहीं है। तो यहां पर गुणा करने के लिए क्या होना चाहिए, k का मान 3 के बराबर होना चाहिए, k का मान 3 के बराबर। चलिए ठीक है, अगर k का मान 3 के बराबर हो जाए तो p को y से गुणा करने पर py आ गया। और अब ऑर्डर क्या होगा,
तो अगर दो अवयवों का गुणा कर लिया जाए तो इसकी कोटि होती है यहां से पंक्ति और यहां से स्तंभ, अर्थात P/K प्लस यहां पर गुणा कर सकते हैं तो आपको देखना होगा क्या ये दोनों बराबर हैं? जी बराबर हैं, तो यहां पर गुणा संभव है। गुणा करने पर क्या आएगा? WY, और इसकी कोटि क्या होगी? तो यहां से पंक्तियों की संख्या, यहां से स्तंभों की संख्या N/K। ठीक है, यहां PY प्लस WY को जोड़ना है। दो अवयव तभी जुड़ते हैं जब दोनों की कोटियां समान हो। फिर से, दो अवयव को आप कब जोड़ सकते हैं? तो उसी स्थिति में जोड़ सकते हैं जब दोनों की कोटियां समान हो। तो इसकी कोटि है P/K, इसकी कोटि है N/K। तो यह जुड़ सकता है यदि P का मान और N का मान परस्पर बराबर हो। तो जोड़ने के लिए P N के बराबर होना चाहिए, अर्थात PY प्लस WY को परिभाषित होने के लिए K का मान 3 होना चाहिए और P का मान N के बराबर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ऑप्शन नंबर A में दिया गया है कि K बराबर 3 और P बराबर N, अर्थात ऑप्शन A सही है। 21 में ऑप्शन A करेक्ट होगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर A सही है। चलिए प्रश्न संख्या 22 समझ लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 दिया गया है कि 7x माइनस है 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? जबकि दिया गया है n बराबर है P के, दिया है कि n बराबर है P के। 7x माइनस 5z, देखिए x का ऑर्डर क्या है? 2/n। तो अगर किसी अवयव में किसी अचर संख्या से हम लोग गुणा करें तो उसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7x है, तो 7x का कोटि क्या होगा? 2/n, 2/n माइनस 5z के लिए कोटि क्या होगा? तो 5z के लिए कोटि होगा जो z का है 2/p, 2/p। ये भी दिया गया है कि n का मान p के बराबर है। n का मान किसके बराबर है? p के बराबर है, अर्थात n के जगह पर आप p रख सकते हैं या p के जगह पर n रख सकते हैं। n के जगह पर p रखिए या p के जगह पर n रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम अगर n के जगह पर p कर लें, ध्यान देना, दो अवयवों को आप जोड़ें या घटाएं, यह केवल तभी संभव है जब दोनों के क्रम बराबर हों। चूंकि इसका 2/n है, इसका 2/p है, तो ये भी p के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? n। अगर p के जगह पर n रख दें तो दोनों के कोटि बराबर हो जाएंगे, अर्थात 7x का भी 2/n हो जाएगा, 2/n, और 5z का भी 2/n हो जाएगा, क्योंकि p का मान n रख सकते हैं, प्रश्न में दिया है। तो जब इसकी कोटि और इसकी कोटि दोनों की कोटियां बराबर हो गई हैं तो अब इसे हम एक दूसरे से घटा सकते हैं और घटाएंगे, घटाने पर जो अवयव प्राप्त होगा उसकी भी कोटि 2/n ही होगी। कोटि क्या होगी? 2/n। अगर समान कोटि में से हम घटाते हैं दो अवयवों को तो जो इनकी कोटियां हैं उसी कोटि का एक नया अवयव प्राप्त होगा, अर्थात इसकी कोटि 2/n, 2/n, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। यहां पर ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही होगा। किसके लिए? 22 के लिए। तो 21 में ऑप्शन नंबर ए सही है और 22 में ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, तो ये अध्याय 3.2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। तब तक के लिए धन्यवाद।